हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज की कक्षा को हम करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि आपको पता है हम क्या करते हैं अपनी कक्षा को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार दोहरा लेते हैं कि हमने अपनी पिछली कक्षा में क्या क्या पढ़ा था, है ना। तो चलिए फटाफट से एक बार दोहरा लेते हैं। तो हमने अपनी पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था बच्चों, हमने पढ़ा था अपवाह क्या होते हैं, है ना। और अपवाह जो हम समझते हैं, हम उन अपवाहों के बारे में हमने नहीं पढ़ा था, बल्कि हमने नदी प्रणालियों के बारे में पढ़ा था, है ना। और क्या पढ़ा था बच्चों, हिमालय की नदियां, जो कि कुछ नदियां जो हिमालय से गुजरती हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ा था। जो हिमालय की जो नदियां हैं उनके तंत्रों के बारे में पढ़ा था, जैसे कि जो सिंधु नदी तंत्र हो गई या फिर गंगा जो नदी तंत्र हो गई उनके बारे में भी हमने पढ़ा था। और किसके बारे में पढ़ा था बच्चों, गंगा और उनकी सहायक कुछ जो नदियां हैं, है ना, उनके बारे में हमने जाना था। और गंगा के ऊपर ही एक कार्यक्रम हमारे भारत सरकार द्वारा क्या किया गया था बच्चों, उसको बनाया गया था, है ना। तो हम कौन सा वो है कार्यक्रम, तो वो है नमामि गंगे जो कार्यक्रम है वो हमारे भारत सरकार द्वारा उसका स्थापना किया गया था, है ना। और क्या क्या पढ़ा था हमने बच्चों, प्रायद्वीपीय जो नदियां होती हैं उनके बारे में जाना था। और उन नदियों के हमने द्रोणियों के बारे में भी पढ़ा था। झीलें क्या होती हैं, उनके कौन कौन से ऐसे महत्व होते हैं उनके बारे में भी हमने कल जाना था। तो ये सारे जो टॉपिक है हमने अपनी कल की कक्षा में क्या किया था बच्चों, इसको कवर किया था, है ना। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे और करते हैं आज की कक्षा को स्टार्ट। तो सबसे पहले आज हम करेंगे बच्चों कुछ क्रियाकलाप। क्या करने वाले हैं, चलिए जानते हैं। तो आज हम करने वाले हैं ये कि पूछ रहा है यहाँ पे कि एटलस की सहायता से आपको क्या करनी है, प्राकृतिक एवं जो कृत्रिम जो झीलें हैं उनकी आपको एक सूची बनानी है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम बना लेते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे बच्चों, हम दो कॉलम बनाएंगे, ठीक है। पहले में हम क्या लिखेंगे, पहले में हम लिखेंगे प्राकृतिक जो झील है, ठीक है। प्राकृतिक जो झील है उनके बारे में हम अपने पहले कॉलम में लिखेंगे, ठीक। चलिए हम डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं। दूसरा जो है बच्चों, इधर हम लिखने वाले हैं कृत्रिम झीलें, ठीक है, कृत्रिम झीलें, ठीक। आ गई बात समझ में। तो चलिए सबसे पहला जो प्राकृतिक जो झील है बच्चों, आप सबके दिमाग में कौन सा आ रहा है, हमने अपनी कल ही के कक्षा में ये पढ़ा था, तो वो है वूलर झील। कौन सा, वूलर झील। तो ये कहाँ पे है बच्चों, ये हमारे जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। ये है हमारे जम्मू कश्मीर में, ठीक। अब दूसरा कौन सा है, दूसरा जो है बच्चों वो डाल झील है, डाल झील। ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो ये आपको श्रीनगर में देखने को मिलेंगे, श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर में ही है। तीसरा बच्चों कौन सा है, तो तीसरा है आपका नैनीताल, नैनीताल झील। तो ये झील कहाँ पे है बच्चों हमारे, ये है उत्तराखंड में, ठीक। आई बात समझ में। चलिए चौथा लिख लेते हैं, चौथा कहाँ पे है, तो चौथा है आपका लोकतक झील, लोकतक झील। ये कहाँ पे है, ये है हमारे मणिपुर में, कहाँ पे है, मणिपुर, ठीक। तो ये हो गए बच्चों हमारे कुछ प्राकृतिक झीलें। तो आइए अब हम कृत्रिम झीलों के भी बारे में यहाँ पे लिखते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से कृत्रिम झीलें। तो सबसे पहला जो कृत्रिम है झील बच्चों वो है हमारा गोविंद सागर। कौन सा, गोविंद सागर। ये कहाँ पे है, ये है आपको देखने को मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए दूसरा लिख लेते हैं, दूसरा कौन सा है बच्चों, राणा प्रताप सागर, सागर। ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये है हमारे राजस्थान में, ठीक। चलिए तीसरा कौन सा है, सोचिए जरा आप लोग, तो तीसरा है हमारा हीराकुद, जो कि हमारे उड़ीसा में है। कहाँ पे है, ओडिशा,
और चौथा है बच्चों निजाम सागर, जो कि आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तेलंगाना में। ठीक है, तो ये हम हो गए हमारे कुछ कृत्रिम झीलों के नाम। आई बात समझ में? इसको आप क्या करिए, जल्दी जल्दी अपने नोट कॉपी में से नोट कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। नदियों का अर्थव्यवस्था में हमारे किस प्रकार से ये महत्व है? तो नदी जो है बच्चों, वो किस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए आखिरकार कौन कौन से ये महत्व जो है उन्हें प्रदान करते हैं? तो सबसे पहला जो बच्चों है, नदियों के पानी से क्या बनता है? जो जल विद्युत होता है उसका निर्माण किया जाता है जल से, है ना। वैसे ही आप देखेंगे नदियों के पानी से सिंचाई जो होती है वो भी की जाती है खेतों में हमारे, जिससे कि हम क्या करते हैं, हम अपना खेती जो है वो कर पाते हैं, किसान भाई लोग। वैसे ही नौ संचालन जो है वो भी हमें देखने को मिलता है कि नदियों के पानी से किया जाता है। तो ये ऐसे कुछ चीजें हैं जो कि हमारे अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए उनमें महत्वता क्या करती हैं, ये प्रदान करती हैं। तो आइए इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो प्राचीन काल से ही नदी के किनारे बसने वाले को अपनी ओर आकर्षित, ये क्या किया करते हैं बच्चों, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। कौन? नदियां। ठीक, वहां ये सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण होते हैं। ठीक है, जो कि नदियों का एक बहुत ही अधिक जो महत्व है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आई बात समझ में? चलिए अब हम क्या करेंगे, कुछ और क्रियाकलाप करेंगे। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची तैयार कीजिए जो कि नदी के किनारे स्थित हैं। तो ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो कि नदी के किनारे स्थित है बच्चों? तो चलिए हम इनका उत्तर लिख लेते हैं। तो सबसे पहला मेरे दिमाग में आ रहा है बच्चों हमारा जो आगरा है, आगरा, जहाँ पे क्या है सबसे फेमस, हमारा सबसे प्रसिद्ध ताजमहल। तो ये जो आगरा है बच्चों, ये हमारे यमुना नदी जो है उसके किनारे स्थित है, यमुना नदी। ठीक है, आप देखेंगे जो ताजमहल है उसके बगल से ही यमुना नदी क्या होती है, बहती है। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा कौन सा आप सोच सकते हैं, दूसरा कौन सी नदी हो सकती है जो कि किस शहर के किनारे स्थित है? तो दूसरा मेरे दिमाग में आ रहा है बच्चों कोलकाता। कोलकाता शहर जो है वहां पे हुगली नदी के किनारे चीज कोलकाता जो शहर है वो बसा रहता है। तो क्या है बच्चों, हुगली नदी, हुगली नदी, यमुना नदी। ठीक है, तो ये जो कुछ शहरें हैं, ठीक है, उनके ये स्थित है, ठीक, इन नदियों के किनारे पे। आई बात समझ में? तो ऐसी और भी कई सारी नदियां हैं जो कि कई सारे जो शहर हैं उनके किनारे वो स्थित हैं। ठीक, तो आपको इसमें और भी जो ऐड करना है आप कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। नदी प्रदूषण, किस प्रकार से नदी जो प्रदूषण हो रही है उनके बारे में आइए जानते हैं। अनुपचारित औद्योगिकी अपशिष्ट जो हैं, जो हमारे बड़े बड़े उद्योगों से जो अनुपचारित जो औद्योगिकी जो अपशिष्ट निकलते हैं वो नदियों में जाके क्या होते हैं बच्चों, मिल जाते हैं। तो जिसके वजह से नदी प्रदूषण हमें देखने को मिलती है। वैसे ही गंदे नाले और नगर पालिका के जो अपशिष्ट होते हैं, गंदी नालियों में आप देखेंगे तो घर का हमारे जो मैल मूत्र सब जो बहा रहता है वो नालियों से निकल के कहाँ पे जाता है बच्चों, वो जाके हमारे नदियों में ही मिल जाता है। जो कि और या फिर जो नगर पालिका के जो अपशिष्ट हैं वो भी नदियों में जाके मिल जाते हैं, जिनके वजह से नदी जो प्रदूषण है वो हमें देखने को मिलते हैं। अब आइए जानते हैं राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के बारे में। तो ये बच्चों 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ आरंभ हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय नदी जो संरक्षण योजना है ये हमारे गंगा जो एक्शन प्लान है 1985 में ये उसके साथ ही आरंभ हुआ था। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार भी किया गया था। ठीक, नदियां देश में जल का प्रमुख स्रोत होती हैं। आपको भी पता है कि अगर हमारे घर में पानी नहीं होगा तो वो कितना हमारे लिए ये
नुकसानदायक है, क्योंकि सुबह से लेकर रात रात तक भी जो भी हम कार्य करते हैं वो कहीं ना कहीं पानी से हमारे जुड़ा ही रहता है। चाहे वो आपको खाना बनाना हो, पानी पीना हो, या फिर आपको कपड़े साफ करने हो, बर्तन साफ करना हो, तो हर एक चीज में हमें पानी का जरूरत लगता ही है। तो इसीलिए नदियों के जो जल होते हैं वो हमारे जिंदगी में भी या फिर हमारे निजी जिंदगी में भी बहुत ही प्रमुख जो स्रोत हैं वो होते हैं। एनआरसीपी का उद्देश्य नदियों के जल को प्रदूषण को कम करने की क्या है, गुणवत्ता में सुधार करना चाहते हैं। जो एनआरसीपी है बच्चों, वो क्या करना चाहते हैं, नदियों में जो प्रदूषण हो रहा है उसमें वो सुधार करना चाहते हैं और उस प्रदूषण में वो कमी करना चाहते हैं, जिस वजह से हमारी जो नदियां हैं वो क्या रहे बच्चों, वो साफ सुथरी रहें। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के कुछ मुख्य उद्देश्य। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और हम करते हैं यहाँ पे कुछ प्रश्नों के उत्तर। ठीक, तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपको, जल विभाजक का कार्य क्या है, और उसके आपको एक उदाहरण देने। तो हमने कल ही की कक्षा में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, जल विभाजक क्या होता है, तो आइए लिख लेते हैं। तो देखिए, तो दो अपवाह बेसिनों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, हम जल विभाजक। जो कि कैसे हो सकता है, या तो वो हमारे जो पर्वत हैं, पर्वतों द्वारा, या तो अथवा कोई जो उच्च भाग हो, है ना, उनके द्वारा जल विभाजन हो सकता है। उदाहरण में आइए ले लेते हैं हम। उदाहरण में सबसे जो फेमस है, हमारा महत्वपूर्ण है, वो है हिमालय। तो ये बच्चों जल विभाजक के तौर पे ये काम आता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये क्या है, पर्वत है, तो ये दो जो नदी प्रणालियां होती हैं उनके बीच में ये आ जाते हैं, जिससे कि जल विभाजक जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, आते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न पे। क्या पूछ रहा है, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी जो है वो कौन सी है। कल ही इसके बारे में हमने चर्चा की थी, तो आइए लिख लेते हैं। वो है बच्चों हमारी जो गंगा नदी है, जो हमारी गंगा विशाल जो नदी है भारत की, वो है हमारे जो विशाल जो नदी द्रोणी है वो है। ठीक, जो गंगा नदी है वो हमारी भारत की सबसे विशाल नदी द्रोणी है। समझ में आया। चलिए प्रश्न तीसरा क्या पूछ रहा है, सिंधु एवं गंगा नदियां जो होती हैं वो कहाँ से निकलती है। तो आइए फटाक से इसका उत्तर हम लिख लेते हैं। तो सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर, ठीक है, झील के पास निकलती है, झील के पास से निकलती है। ठीक है, और जो गंगा नदी है बच्चों, हमारी गंगा नदी वो हमारे गंगोत्री नामक जो हिमानी है, गंगोत्री नामक हिमानी से वो निकलती है। ठीक है, जो कि
हिमालय की दक्षिणी ढलान पर स्थित है। ठीक, ठीक है, आई बात समझ में। तो इस प्रकार से ये हमारी जो सिंधु नदी है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से वो निकलती है, और जो हमारी गंगा नदी है वो गंगोत्री नामक हिमानी से वो निकलती है। ठीक, चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना अगला प्रश्न, जो कि पूछ रहा है गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम लिखिए और ये कहाँ कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। तो चलिए इसका भी हम उत्तर लिख लेते। तो जो दो प्रमुख जो धाराएं हैं बच्चों, दो जो प्रमुख या मुख्य जो धाराएं हैं गंगा नदी की, वो कौन कौन से हैं? एक है भागीरथी, ठीक, कौन सी है? भागीरथी। और दूसरी है कौन सी बच्चों? अलकनंदा, ठीक, नंदा, ये द है, ठीक है। चलिए अब ये हो गया हमारा पहला जो पार्ट है वो उत्तर का हो गया। अब दूसरा क्या पूछ रहा है, ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो ये है पहला। दूसरे का जो उत्तर है आइए लिख लेते हैं। दूसरे का क्या उत्तर बोल रहा है बच्चों? तो ये उत्तराखंड, उत्तराखंड के देवप्रयाग, ठीक, उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान पर क्या करती हैं? एक दूसरे से मिलकर ये गंगा नदी का निर्माण करती हैं, ठीक है। क्या करती हैं? गंगा नदी का निर्माण करती हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं हम अपना अगला प्रश्न, जो कि बोल रहा है लंबी धरा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र के कम गाद क्यों हैं। तो आइए इसका हम उत्तर लिख लेते हैं। तो देखिए, तिब्बत में जो हमारी ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र, उसको हम क्या कहते हैं तिब्बत में? सांपो नदी। क्या कहते हैं? सांपो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, आप इसको याद रखिए। उसको तिब्बत में कहा जाता है, ठीक। तथा आप देखेंगे तिब्बत में इसे बहुत कम पानी प्राप्त होता है, इसीलिए ये तिब्बत के जो क्षेत्र हैं, क्षेत्रों में आप देखेंगे कम गाद पाई जाती है, ठीक। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, ठीक है, उत्तर का। अब हम दूसरा लिखेंगे। दूसरा क्या है बच्चों? और आप देखेंगे तिब्बत का मौसम किस प्रकार का होता है बच्चों? वो शुष्क भी होता है, ठीक।
इसीलिए भी क्या होता है बच्चों, इसीलिए भी तिब्बत में इसे बहुत कम पानी प्राप्त होता है। ठीक है, आई बात समझ में। और ये भी एक कारण है बच्चों किसके, कम गाद का, मतलब वहां पे इस वजह से भी कम जो गाद होती हैं वो पाई जाती हैं। ठीक हो, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न ये पूछ रहा है, कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियां गर्त से होकर बहती हैं, समुद्र में प्रवेश करने के पहले वे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती हैं, जिनके बारे में हमने अपनी कल की कक्षा में ही पढ़ा था। तो आइए लिख लेते हैं इसका उत्तर तुरंत से। तो कौन कौन सी नदियां हैं बच्चों हमारी, तो पहली है नर्मदा और दूसरी है तापी। ठीक है, ये जो दो नदियां हैं बच्चों, ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो कि गर्त से होकर ये बहती हैं। ठीक है, अब देखिए ये हो गई। यह है जो कि गर्त से होकर बहती हैं। ठीक है, ये हो गया पहला हमारा पार्ट। अब दूसरा कौन सा है, दूसरा हमारे प्रश्न का क्या पूछ रहा है बच्चों, समुद्र में प्रवेश करने के पहले वे किस प्रकार की आकृतियां बनाती हैं। तो किस प्रकार की आकृतियां बनाती हैं, ये ज्वारन क्या करती हैं बच्चों, ज्वारनदमुख। ठीक है, ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं। ठीक, तो कुछ इस प्रकार की ये आकृतियां बनाती हैं। आई बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं आगे और हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है बच्चों, नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व आपको बताने। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं, हम इसको भी पॉइंट में ही लिखेंगे। तो जो नदियां होती हैं बच्चों, नदियां एवं जो झीलें होती हैं, नदी के बहाव को क्या करती हैं, वो नियंत्रित करती हैं। ठीक है, नियंत्रित करती हैं। वैसे ही दूसरा क्या है बच्चों, ये अति क्या होती हैं, ये वृष्टि के समय बाढ़ को रोकती हैं। क्या करती हैं, ये रोकती हैं। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है, ये अनावृष्टि के समय ये पानी के बहाव को बनाए रखती हैं, है ना। वैसे ही इनका उपयोग आपको जल विद्युत जो है उत्पादन करने में किया जाता है ना, किया जाता है। तो ये है बच्चों कुछ हमारे क्या झीलों और नदियों के कुछ आर्थिक महत्व हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न ये है कि हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट करना है। तो आइए पहले हम यहाँ पे दो कॉलम बनाते हैं। ठीक, पहले हम लिखते हैं यहाँ पे एक तरफ हिमालय
और दूसरी तरफ लिखते हैं प्रायद्वीपीय नदियां। आई बात समझ में? और ये है हमारी हिमालय की नदियां। तो चलिए हम इनमें एक एक पॉइंट लिख लेते हैं। तो पहला हम क्या लिखेंगे बच्चों कि हिमालयी जो नदियां होती हैं नदियों का उनके उद्गम से समुद्र तक का मार्ग जो होता है लंबा होता है। ठीक है, वहीं पे प्राय जो द्वीपीय नदियां होती हैं उनका क्या होता है, आइए लिख लेते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों का उनके उद्गम से समुद्र तक का मार्ग जो होता है छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा। ठीक है, छोटा तथा शीतल होता है। आई बात समझ में? तो इनके जो नदियों के जो मार्ग होते हैं, हिमालय नदियों के, इनके मार्ग जो होते हैं वो छोटे होते हैं। वैसे ही जो प्रायद्वीपीय जो नदियां होती हैं इनके जो समुद्री मार्ग होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं और तथा ये शीतल होते हैं। और जो हिमालय नदियां हैं उनकी क्या होती हैं, वो लंबी होती हैं। ठीक है, चलिए दूसरा लिख लेते हैं। दूसरा क्या है, जो आपको हिमालय जो नदियां होंगी, हिमालय नदियां विशाल होती हैं, विशाल डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, वहीं पे ये जो आपकी प्रायद्वीपीय जो नदियां होती हैं, ये नदियां अपेक्षाकृत छोटे डेल्टा जो होते हैं वो बनाती हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये हो गए कुछ हमारे हिमालय जो नदियां हैं उनके बारे में। ठीक है, और ये हो गए कुछ प्रायद्वीपीय जो हमारी नदियां हैं उनके बारे में कुछ अंतर है जो कि हमने यहाँ पे जाना। ठीक है, तो 9वां प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों हमसे? हमसे पूछ रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं हमें उन दोनों की क्या करनी है, तुलना करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम 2 कॉलम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 2 कॉलम। पहले में क्या लिखेंगे, जो हमारी पूर्व की ओर जो बहने वाली नदियां हैं, ठीक है, पहले में हम ये लिखेंगे। ठीक, फिर एक लाइन खींच दीजिए और दूसरी साइड क्या करना है आपको? आपको लिखना है कि पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं, नदियां, उनके बारे में हमने लिखना है। ठीक, इतनी बात समझ में? चलिए तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। तो इनमें आप इन नदियों में देखेंगे बच्चों, ये जो नदियां होती हैं ये क्या होती हैं, बहुत ही गहरी नहीं होती हैं। ठीक है, नहीं होती। ठीक है,
वहीं आप इनमें देखेंगे जो पश्चिम की ओर से जो बहने वाली नदियां हैं, ये जो नदियां होती हैं बच्चों, ये जो नदियां हैं हमारी, ये गर्त से होकर बहती हैं। ठीक, आई बात समझ में? अब वहीं पे आप जो पूर्व की ओर जो बहने वाली नदियां, इनमें देखेंगे कि ये जो नदियां हैं, क्या है ये नदियां हमारी बंगाल की खाड़ी में आके गिरती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? बंगाल की खाड़ी में आकर ये क्या होती हैं? ये गिरती हैं। वहीं पे आप यहाँ देखेंगे जो पश्चिम की ओर से जो नदियां होती हैं, ये कहाँ से आती हैं बच्चों? तो ये जो नदियां होती हैं, ये नदियां अरब सागर से आती हैं। अरब सागर, अरब सागर में क्या होती है बच्चों? ये गिर जाती हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अब तीसरा पॉइंट पे हम लिख लेते हैं उदाहरण। आखिर जो ये नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां हैं? तो यहाँ पे आप देखेंगे जो महानदी हो गई, ठीक है, वैसे ही जो कृष्णा नदी हो गई, वैसे ही आपकी जो कावेरी है और गोदावरी है। ठीक, ये जो कुछ नदियां हैं वो हमारे पूर्व की ओर से बहने वाली नदियां हैं। वहीं पे आप अगर यहाँ देखेंगे, यहाँ की जो उदाहरण में आएंगी कौन सी नदियां बच्चों? यहाँ आपको ज्यादातर बस नर्मदा और तापी जो है वो देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्या बच्चों? हमने क्या देख लिया? हमने तुलना कर ली किसकी? पूर्व की ओर से बहने वाली जो नदियां हैं उनकी, और जो पश्चिम की ओर जो बहती हैं उन नदियों की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं हम अपना अगला प्रश्न। क्या है वो? किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां जो है वो महत्वपूर्ण क्यों है? हमने अभी ही अपने पिछली स्लाइड में पढ़ा है कि आखिरकार वो क्यों है, तो आइए उनको अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। तो देखिए, ये जो होती हैं, ये क्या होती हैं बच्चों? जो नदियां भारी वर्षा में आप देखेंगे, ये क्या करती हैं बच्चों? भारी वर्षा में बाढ़ को क्या करती हैं? वो रोकती हैं। बाढ़ को ये रोकती हैं जब भारी वर्षा होती है। ठीक, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा क्या है? इनकी जो सहायता की होती है बच्चों, इनकी सहायता से क्या होता है? जल विद्युत पैदा किया जाता है। क्या किया जाता है? जल विद्युत पैदा किया जाता है। ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। वहीं पे तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है बच्चों? ये जलीय संचार में ये क्या करती हैं? ये सहायक है। ठीक है, वहीं पे आप देखेंगे ये क्या करती हैं? प्राकृतिक सौंदर्य को भी बनाए रखने का काम करती हैं। ठीक है, तो और भी कई सारे बच्चों पॉइंट्स हैं जो कि आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मतलब इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ पॉइंट्स जो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखती हैं। कौन रखती हैं? ये हमारी जो नदियां हैं। ठीक है, इसलिए ये महत्वपूर्ण जो इनका रोल होता है वो अदा करती है। ठीक, तो ये हो गए हमारे कुछ प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं इस अध्याय को समाप्त। तो आइए हम क्या करते हैं लास्ट में? हम क्या करते हैं अंत में? दोहराते हैं हम पूरे अध्याय को। ठीक है, तो चलिए दोहरा लेते हैं।
अपनी सहायक नदियों के साथ एक नदी को दो प्रणाली या फिर जल निकासी प्रणाली के रूप में जाना जाता है। ठीक, अपवाह तंत्र भूमि के ढलान, चट्टान की संरचना और जलवायु की स्थिति के आधार पर एक जल निकासी द्रोणी में एक नदी द्वारा ये पैटर्न बनाया करती हैं। ठीक, वैसे ही 12मासी जो नदियां होती हैं, जिन नदियों में साल भर पानी रहता है, उसे हम कहते हैं 12मासी नदियां। ठीक, जो मौसमी नदियां होती हैं, इनका प्रभाव क्या होता है बच्चों, वर्षा पर ही निर्भर करता है। वहीं पे शुष्क मौसम के दौरान महानदी, गोदावरी, नर्मदा आदि जो प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं, उनके मामले में बड़ी नदियों में भी क्या होता है बच्चों, पानी के प्रभाव में कमी दिखने को मिलेगी। वैसे ही गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो होती हैं, उनके द्वारा निर्मित जो डेल्टा होते हैं, वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि हमारा सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, वहीं पे आप देखेंगे हिमालय नदी जो प्रणाली होती है, उनमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र पाई जाएंगी। वहीं पे प्रायद्वीपीय जो नदियां प्रणाली होती है, उनमें गोदावरी, नर्मदा, तापी, महानदी, कृष्णा और जो कावेरी हैं वो पाई जाएंगी। पश्चिम की ओर से बहने वाली जो नर्मदा और तापी को छोड़ के प्रायद्वीपीय नदियां मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा ओवरऑल जो चैप्टर है, मतलब जो अध्याय है हमारा, ये हमने अब पूरे अध्याय को जान लिया। ठीक है, एक छोटे में। अब मैं करती हूँ बच्चों इस कक्षा को यहीं पे समाप्त, क्योंकि हमने इस कक्षा में क्या किया है, सारा कुछ हम पढ़ लिए हैं। हमने जो प्रश्न होते हैं हमारे, उसके हमने उत्तर भी किए हैं। तो चलिए हम करते हैं आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त। मिलते हैं हम अपनी अगली कक्षा में, जिसमें कि हम नया अध्याय है उसके साथ हम आएंगे और देखेंगे कि हम नए अध्याय में क्या पढ़ने वाले। तब तक के लिए आप इस अध्याय को क्या करिए बच्चों, अच्छे तरीके से आप इसको दोहराते रहिए। ठीक है, चलिए।